हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिबेस सॉल्यूशन। मेरा नाम है अंकित कपूर और यहाँ पे आप एडिबेस सॉल्यूशन में देख सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे आके मिल सकते हैं। टीचर्स अपनी क्लासेस वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे डाल सकते हैं और स्टूडेंट्स वो लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। उनको उन लेक्चर्स का एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस मिलेगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जो सा चैप्टर वो करना चाहते हैं, जब वो चैप्टर करना चाहते हैं तब वो लेक्चर देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। कभी कुछ भूल गए तो दोबारा से आके उस कोर्स को दोबारा से देख सकते हैं। तो अभी हमारा स्कूल लेवल पे अगर देखा जाए तो क्लास 11 और क्लास 12 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे हमारी www.ebsolutionz.com पे। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, कैटेगरीज में जाएंगे, उसके बाद एकेडमिक्स में स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के लेक्चर्स। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और ये लेक्चर्स रेगुलर बेस पे अपडेट हो रहे हैं। आप जब चाहें ये लेक्चर देख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें प्लीज़, ताकि वो भी इससे अपडेट कर सकें। क्लासमेट्स के साथ अपने शेयर कीजिए, उनको भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। आई एम सॉरी। तो प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए, फ्री क्लासेस का बेनिफिट्स आप लीजिए। देखिए क्लास 11 इकनॉमिक्स हो, क्लास 12 मैथ्स हो, क्लास 12 इकनॉमिक्स हो, क्लास 12 की अकाउंट्स हो, क्लास 11 की अकाउंट्स हो, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज हो। ऐसे लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आई होप आप इन लेक्चर्स का पूरी तरह से बेनिफिट ले पाएंगे। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट क्लास हम जो देख रहे हैं ये लेक्चर आपका डील कर रहा है बिज़नेस स्टडीज़ से। बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 से डील कर रहे हैं, जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स मैं बना चुका हूँ, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और मेरी वेबसाइट पे भी अपडेटेड हैं, जो आप देख सकते हैं www.ebsolutions.com। सो अब चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जो कि है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम जाते हैं तो इसमें हम ये कोर्स जो कर रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न में वो कोर्स देखने में आसानी हो। आप एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन आंसर वाइज ये कोर्स देख सकें। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें डील करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। और अगर आप ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं या अगर आप वेबसाइट पे भी देख रहे हैं, प्लीज़ मैं कहूँगा आप यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं क्लासेस डालता जाऊँ, जैसे जैसे मैं लेक्चर डालता जाऊँ, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया लेक्चर आए आपको अपडेट मिले और आप उस लेक्चर को देख सकें जल्द से जल्द। सो अब हम चैप्टर 3 बिज़नेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला टॉपिक जा रहे हैं, जो है फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। यानी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं मेरे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कोई टॉपिक से डील कर रहा हूँ और उसके यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो वो चीज़ वो है जो निमोनिक्स हैं। आपको ये टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स हैं उनसे लिंक करने में आसानी होगी, आपको याद करने में आसान होगा। आप तो अगर याद नहीं रहता कि कौन कौन से पॉइंट थे क्या थे, तो आप ये निमोनिक्स से याद कर सकते हैं क्या क्या पॉइंट थे। उनका एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसका पहला लेटर हमने ले लिया उसका, और इससे आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने और निमोनिक्स बना लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, पर इससे आपको याद रखने में थोड़ी आसानी मिलती है। सो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जानने से पहले हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं ये सारी चीज़ें। और क्या हैं, सारे इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए या अदर फोर्सेज हो गई, उनसे डील करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये सारी जो फोर्सेस हैं वो इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, इफ़ेक्ट करती हैं उसको, इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को। सो अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस को टोटलिटी में डील कर रहे हैं हम। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस
that directly or indirectly influence the working of a business system। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल है, यानी कि उन सब चीज़ों का एक सम्मेलन है, मेल है, किनका, एक्सटर्नल फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस का एक हमारा गठबंधन है आप कह सकते हैं, जो डायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम ओवरऑल लेंगे और वो जो फैक्टर्स हैं ज़रूरी नहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करें बिजनेस को, वो इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एग्रेसिव इन नेचर, ये नेचर में एग्रेसिव होता है। सो इतना सा था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे डील कर रहे हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं, यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेस भी हैं और जनरल फोर्सेस भी हैं इसमें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये तो वही हमारा पॉइंट हो गया। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक हैं, हमें पता है कि हाँ ये स्पेसिफाइड है। ये क्या है, इन्वेस्टर हो गए, कंपटीटर हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए। ठीक है, इफेक्ट इमीडिएटली एंड डायरेक्टली ऑन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेज हैं वो इमीडिएट इम्पैक्ट देती हैं और डायरेक्ट इम्पैक्ट देती हैं। ठीक है, इमीडिएट और डायरेक्ट, इमीडिएट देती हैं और डायरेक्ट देती हैं। और जनरल फोर्सेस क्या आते हैं हमारे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, लीगल। ये दैट हैव जनरल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस फर्म एंड दस मे इफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म इनडायरेक्टली। सो जनरल फोर्सेस का इम्पैक्ट जो होता है ऑल बिजनेस फर्म में होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई चेंज आएगा तो वो सारी की सारी इंडस्ट्री के लिए चेंज आएगा। सोशल चेंज हो, इकोनॉमिकल चेंज हो या लीगल चेंज हो, तो लॉ चेंज हुआ तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए चेंज होगा, खाली एक के इंडस्ट्री के लिए चेंज नहीं होगा, पर उसका इम्पैक्ट फिर उस एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे भी आएगा। ठीक, आगे हम थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड एलिमेंट से जुड़े होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। सो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, पीपल कैन परचेज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि लोग अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे तो उनसे उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और ये क्या हुआ, हमारा सोशल एनवायरनमेंट से लिंक हुआ। ठीक है, बिकॉज देयर इनकम इंक्रीजेज। अब वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कब खरीद पाएंगे, जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो ये कहाँ से लिंक हुआ, हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से लिंक हुआ। तो देखा जाए तो हमारे दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड हो गए, सोशल एनवायरनमेंट भी और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी। आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया कि ये डायनामिक है नेचर में। हमारा जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ डायनामिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब ये होता है कि कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग है, कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग, जो इवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होता है, कभी कोई चेंज आता है, कभी कोई चेंज आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हम अभी प्रेजेंट के टाइम में देखें तो बहुत बड़ा चेंज आया है हमारा एनवायरनमेंट में कोविड-19 के आने से, और बड़े सारे बिजनेसेस ने अपने आप को उस चेंज के हिसाब से अडेप्ट किया। लॉकडाउन रहा, उस चेंज के हिसाब से बड़े सारे बिजनेस बंद रह पाए, जब अनलॉक में खुले तो उनको अपने आप को रीओपन करने के लिए उस चेंज में अडेप्ट करना पड़ा। तो जैसे जैसे चेंज होता है बिजनेस को अपने आप को वैसे अडेप्ट करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर as it keeps on changing in terms of technological improvement, change in fashion and entry of new competitors in the market। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फैशन में कोई चेंज आया या नया कॉम्पिटिटर आ गया, वो हो गया। सो एग्जांपल दिया गया है, चेंजेस लाइक इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई नई टेक्निक आ गई प्रोडक्शन की। ड्यू टू डायनेमिज्म ऑफ बिजनेस environment, management is required to remain highly cautious, alert and adaptable। यानी कि डायनामिक है नेचर में, इसलिए मैनेजमेंट को कॉशियस रहना होता है, अलर्ट रहना होता है और अडेप्टेबल, यानी कि चेंजेस के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। अगला पॉइंट हम आते हैं जो डील कर रहे हैं अनसर्टिनिटी से। अनसर्टिनिटी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे बताया गया कि अनसर्टेन है एनवायरनमेंट,
क्यों, हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट चेंज क्या आ जाएगा। वी कांट एस्टिमेट के एकदम से क्या हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कोरोना का, कोविड-19 का, किसी को नहीं पता था एकदम से ऐसा चेंज आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अनसर्टेन। Business environment is uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment is changing too frequently in case of information technology and fashion industry। यानी कि अनसर्टेन है। और सबसे ज़्यादा अनसर्टेन कैसे होता है, क्योंकि आईटी में बड़ी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में बड़ी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। ये एक उनके मेजर एरिया हैं जहाँ पे चेंजेस जल्दी आते हैं। एग्जांपल दिया गया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट for a garment manufacturing company to predict frequent changes in the fashion। यानी कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मुश्किल रहता है बहुत कि फ्रीक्वेंटली क्या चेंज आ जाएगा मार्केट में। कॉम्प्लेक्स है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट इतनी सारी चीज़ों से मिलके बना है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो इसको समझना मुश्किल हो जाता है कि किस चेंज से किस इसमें क्या, किस फैक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसका। तो चेंजेस को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है बड़े सारे फैक्टर्स का, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इट इज़ वेरी रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट इन पार्ट्स, but it is very difficult to know the relative influence of particular force on functioning of the business। यानी कि कई बार होता है कि ये आसान होता है कि हम अगर एक पार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल चेंज का वो हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई पता है कोई चेंज आना है, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा हमें पता है, पर हमें नहीं पता उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स बताया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा फीचर्स का, रिलेटिविटी। यानी कि रिलेटिविटी से डील कर रहे हैं हम। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट? सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। यानी कि रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री इसका इम्पैक्ट अलग आता है। हर देश में अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है। कोई चेंज एनवायरनमेंट में आता है तो वो अपनी उस विचारधारा के हिसाब से उसमें अडेप्ट करते हैं। हो सकता है एक देश किसी चीज़ को जैसे ले, दूसरा देश उस चीज़ को वैसे ना ले, इसलिए ये रिलेटिव होता है। जिस एरिया से लिंक है उस एरिया के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है ये। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डिमांड ऑफ साड़ीज़ मे बी हाई इन इंडिया। यानी कि इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, पर फ्रांस में हो सकता है लगभग ना के बराबर। सो दिस इज रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारा डील कर रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट ये क्वेश्चन डील कर रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा डील करता है। तो हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ पाएँ, तो हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सिचुएशन का। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे गए। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें पता है एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के बारे में, एडेप्टेबिलिटी के बारे में, तो क्या फ़ायदा हो सकता है। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी कि जिसमें आता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो आप देखेंगे कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डील कर रहे हैं तो उस स्वॉट के दो पॉइंट यहाँ पे आएंगे। एक आएगा अपॉर्चुनिटी, कि हमें अपॉर्चुनिटी से डील करने में मदद करता है, अपॉर्चुनिटी को पहचानने में, और दूसरा थ्रेट्स को पहचानने में मदद करता है। अब जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है तो क्या होगा कि हमें पता है कि एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हमारे पास अवेलेबल है, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसको दूसरी कोई इंडस्ट्री ग्रैब करें उससे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे। ठीक है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस यूनिट। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो न्यूमरस अपॉर्चुनिटी लाता है। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ जाएँ तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बिजनेस एनवायरनमेंट से लिंक।
So early identification or opportunity helps the firm to be the first to exploit them instead of losing them to competitor। यानी कि अगर हम पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम पहले से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स से लूज नहीं करेंगे हम। एग्जाम्पल इसका है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल स्केल मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार। यानी कि मारुति उद्योग जो है स्मॉल स्केल कार इंडस्ट्री का लीडर क्यों बन पाया, क्योंकि उसने उस सेक्टर की नीड को, उस सेक्टर की ज़रूरत को दूसरों से पहले समझा। अब मैंने आपको बताया था दो फैक्टर हैं, एक था अपॉर्चुनिटी, दूसरा था थ्रेट। अपॉर्चुनिटी हमारी एक एडवांटेज है, एक फेवरेबल कंडीशन है। सो थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या है? एक नेगेटिव कंडीशन है। थ्रेट रेफर्स टू अ नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, यानी कि नेगेटिव है, एक्सटर्नल ट्रेंड है, द एंड चेंजेस दैट विल हिंडर द परफॉर्मेंस, यानी कि इससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है, बाधित हो सकती है, वो थ्रेट है। Environmental awareness helps an organization to identify threats to its business interest and act as early warning signal। यानी कि अगर हमारे पास एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हम थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल हमारे को मिल सकता है और हम उस हिसाब से अपना प्लानिंग में चेंज ला सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं जिससे हम उस नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें। एग्जाम्पल दिया गया, इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट एमएनसी इज़ एंटरिंग इन दी इंडियन मार्केट, अगर किसी इंडियन फर्म को पता चलता है कि कोई एमएनसी आ रही है उनकी फील्ड से इंडियन मार्केट में विद अ न्यू सब्सटीट्यूट, यानी कि वो उस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट ला सकती है, इट शुड एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो यानी कि ये उस इंडस्ट्री के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो गया। एंड फर्म मस्ट बी प्रिपेयर टू मीट दी थ्रेट्स, यानी कि वो फिर उस फर्म को पहले से प्रिपेयर्ड रहना है उस थ्रेट से मिलने के लिए जो एक नई एमएनसी के आने से मार्केट में आएगा। वो एमएनसी को क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट करेगी, वो मार्केट को, शेयर को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, तो हमें पहले से ही ऐसे स्टेप ले लेने हैं कि उस एमएनसी के लिए मार्केट में आना मुश्किल हो जाए। तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं कि एमएनसी जो अर्ली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट के बाद लो कॉस्ट देना मुश्किल होगा। सो अब हम आगे देखते हैं, हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि हमें असिस्ट करता है प्लान करने में और पॉलिसी फॉर्म करने में, यानी कि जो हमें प्लानिंग करनी है उसमें हमारी मदद करता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें असिस्ट करता है। सिंपल सा पॉइंट है जिसकी जो हेडिंग है वही डिस्क्राइब कर रही है कि इसमें क्या चीज़ है। एनवायरनमेंट इज़ अ सोर्स फॉर बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड द बेस फॉर प्लानिंग, यानी कि अब हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो एक बेस बनाता है किस चीज़ का? प्लानिंग का। प्लानिंग के लिए हमने लिखा डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि फ्यूचर में हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उसको डिसाइड करने में मदद करता है। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें मदद करता है। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक गाइडलाइंस हैं जो आपको हमने ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो आपको गाइड करेंगी, जिनको पकड़ के आप गाइड होंगे कि आपको डिसीज़न किस बेस पे कैसे लेना है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, यानी कि यूज़फुल रिसोर्सेज को टैप करने में, उनको ग्रैब करने में मदद करता है एनवायरनमेंट का, अगर हमने एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है। अब बिजनेस एंटरप्राइज गेट वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत सारे रिसोर्स और इनपुट मिलते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट से इंक्लूडिंग फाइनेंस मिल गया, फाइनेंसर से, गवर्नमेंट एंड सप्लायर से हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो इन टर्न बिजनेस एनवायरनमेंट सप्लाई द इन टर्न बिजनेस एंटरप्राइजेज सप्लाई द एनवायरनमेंट विद आउटपुट, इसके बदले में जब एनवायरनमेंट से उसको इनपुट मिल रहा है तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या दे रही है? वापसी
आउटपुट दे रही है, इनपुट के बदले में आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आ रहा है आउटपुट। क्या हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज हो गए कस्टमर के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गई क्या कहते हैं गवर्नमेंट को। और आगे बताया गया था एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच एनेबल्स इट टू अरेंज यूजफुल रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमने एनालाइज किया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट को तो हमें पता है होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फर्म में पहले से लेके आएंगे। एग्जांपल क्या है, विद राइज इन डिमांड ऑफ एलसीडी मॉनिटर्स कंपनी स्टार्टेड अरेंजिंग फॉर रॉ मटेरियल ऑफ एलसीडी इंस्टेड ऑफ सीआरडी मॉनिटर्स। यानी कि जैसे जैसे एलसीडी मॉनिटर की डिमांड बढ़ी, कंपनीज ने यानी कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने ये चीज़ें शुरू कर दी कि वो एलसीडी मॉनिटर के लिए जो रॉ मटेरियल हैं वो ज़्यादा मंगवा रहे थे, और सीआरडी मॉनिटर धीरे धीरे एक्सटिंग्विश कर गए, मार्केट से निकल ही गए, उनके लिए रॉ मटेरियल भी कम मंगवाया गया, ये ख़त्म ही हो गया एक टाइप से। अगले पॉइंट में आते हैं, इम्पोर्टेंस होती है कि हेल्प्स इन कॉपिंग विद दी रैपिड चेंजेस। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, हमने पढ़ा डायनेमिक में होता है यानी कि कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है, और कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है और हमें उस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हम उससे डील कर पाएंगे। सो यही पॉइंट ये बता रहा है कि अगर हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हम कॉन्टीन्यूस चेंज के अडेप्ट कर पाएंगे, हम उसके लिए रीजनेबल प्लानिंग जो करनी है वो ले पाएंगे। So business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at a fast pace. Manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action to cope with rapid changes in the business environment. So manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action। यानी कि प्लानिंग कर ले कि जो हम रैपिड चेंजेस से डील कर सकें। सिंपल सा एग्जांपल हुआ, इंक्रीजिंग कंपटीशन मोर डिमांडिंग कस्टमर एक्सेप्टर। यानी कि कंपटीशन का बढ़ना, उससे हमें चेंज करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। कस्टमर की डिमांड का बढ़ना, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसा चेंज आ रहा है उससे। तो ये हमारे सिंपल से पॉइंट आए इसमें। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी लाने में मदद करता है। हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है, हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्यूचर में क्या है, कुछ चेंज आ रहा है या कौन सी पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है या लॉ में चेंज आ रहा है। हम पहले से अगर उसके लिए तैयार रहेंगे तो हमारी फर्म की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सो एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। सिंपल सा उसी पॉइंट को लिखा गया कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इसको बिजनेस फर्म को मदद मिलती है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। The firm which is continuously monitoring their environment and develop suitable course, यानी कि जो environment को continuously monitor कर रही है, suitable course develop कर रही है, not only improve their present performance, खाली अपनी present performance को improve नहीं करती, but continue to succeed in the market में लंबे period के लिए succeed करती है for longer period of time। तो शुरू करते हैं इस point से। अगला हमारा concept है dimensions और components और elements of business environment, जिसमें हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं अलग अलग, और उसके लिए निमोनिक्स हमारा ये है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू, इकोनॉमी यानी कि मॉनिटरी से ज़्यादा लिंक है ये। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज फैक्टर फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि इन फोर्सेस और फैक्टर से लिंक करता है जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करेंगे बिजनेस एक्टिविटी में। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल हो गया, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हो गया, आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को बिजनेस एनवायरनमेंट में। ईच ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर कैन सर्व ईदर एज एन अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ सकते हैं और थ्रेट की तरह भी आ सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए।
सो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसको ग्रैब करके आप फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं। एक थ्रेट भी हो सकता है, यानी कि पॉसिबल डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करके उस थ्रेट को एस्केप कर सकते हैं, उस थ्रेट से उस थ्रेट से बच सकते हैं। So, rise in the disposable income of the people due to increase in GDP of a country creates increased demand of the product। यानी कि एक एग्जांपल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी के बढ़ने से, तो इससे डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की। सो दूसरा एग्जांपल दिया है इजी फाइनेंस स्कीम ड्यू टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ कार। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जब रिफॉर्म आया उससे फाइनेंस जब आसानी से मिलने लगा, तो इससे क्या हुआ कि हमारा कार की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों को कार लेनी थी अब वो लोग आसानी से कार लेने के लिए लोन ले पा रहे हैं और उनको इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं वो सारी चीज़ें। सो हमने पहला पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट में आते हैं, डील करता है सोशल एनवायरनमेंट से। सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टमर एंड द ट्रेडिशंस, यानी कि सोसाइटी से डील करता है, सोशल एलिमेंट से डील कर रहा है। तो क्या है वो कस्टम्स, क्या है सोसाइटी में, ट्रेंड्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, कल्चर क्या फॉलो हो रहा है, सोशल ट्रेंड क्या है, बिलीफ्स क्या हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं सोसाइटी के। तो इन सारे एलिमेंट से ये डील कर रहा है। क्या है कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, कल्चर, सोसाइटी के ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म्स, एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आ गई। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो रिलेटिव होता है, उसमें रिलेटिविटी होती है। अब आप देखेंगे रिलेटिविटी इन्हीं चीज़ों की वजह से आती थी, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू। हर देश के अंदर एक रीजन के अलग अलग होते हैं, इस वजह से वो रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। सो आगे देखते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ों से इम्पैक्ट आ सकता है, उसमें थोड़ा बहुत हम आगे डीप में जाते हैं। ट्रेडिशंस क्या हैं, डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर दी डिकेड्स और इवन सेंचुरीज। यानी कि एक देश में या एक रीजन में जो सोशल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो सदियों से चल रही हैं या डेकेड्स से चल रही हैं या सदियों से चल रही हैं, उनके बारे में कहते हैं। एग्जांपल है लाइक सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा। ये सदियों से चलती आ रही हैं, बहुत सालों से, दशकों से, सदियों से चलने वाली चीज़ें हैं। तो वैल्यूज़ पे आते हैं। वैल्यूज़ रेफर्स टू दी कॉन्सेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हायर एस्टीम, इंडिविजुअल फ्रीडम्स, social justice, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर सम एग्जांपल ऑफ वैल्यू। यानी कि अपॉर्चुनिटी लाइक सबको मिले, जस्टिस हो, उसमें ये सारी वैल्यूज़ में आ जाती हैं। एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो वो करने की, ये सब पॉइंट्स हमारे वैल्यूज़ में आते हैं। एग्जांपल है कि अ बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट गिव इक्वल स्टेटस एंड सेम वेज टू मेल एंड फीमेल वर्कर वर्किंग इन दी सेम लेवल। यानी कि अगर सेम लेवल पे मेल और फीमेल वर्कर्स हैं तो डिवाइड नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और उनको सेम वेज मिलनी चाहिए। तो हमने ट्रेडिशन देख लिया, वैल्यूज़ देख लिया। अब आते हैं सोशल ट्रेंड पे। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं हम सोशल ट्रेंड पे। क्या है ये? प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ एंड increase the demand of the product like organic food। यानी कि increased awareness about health has increased the demand of product like organic food, mineral water etc। यानी कि अपनी सेहत के लिए जैसे जैसे लोगों के उसमें बढ़ा के उनको ठीक रखना है अपनी सेहत को, उस हिसाब से ऑर्गेनिक फूड और मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ गई। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाली जिन चीज़ों से एनवायरनमेंट के फैक्टर इफ़ेक्ट करे हैं उससे डील करता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम देखें तो आता है इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। यानी कि क्या होता है? इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट,
यानी कि वो फैक्टर जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन से डील कर रहे हैं और प्रोवाइड करते हैं नई तकनीक को, जो गुड्स बनाने की, जो नई टेक्निक्स हैं वो दिलाते हैं गुड्स बनाने की या सर्विसेज देने की। सो इस चीज़ से हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डील करता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद बेटर सर्विसेज एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि सर्विसेज हम अच्छे से दे पाएँ, सर्विस में हमारे इम्प्रूवमेंट हो और कॉस्ट में हमारी कमी आए। चेंज इन टेक्नोलॉजी इस चीज़ से डील करता है। Continuous innovation in different scientific and engineering fields such as laser, robotics, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, यानी कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रहा है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स में, जैसे कि लेज़र टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। उससे क्या हुआ, हैव प्रोवाइडेड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर मैनी डिफरेंट एंटरप्राइजेज, यानी कि कॉन्टीन्यूस और इम्प्रूवमेंट से, इनोवेशन से एंटरप्राइजेज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं और कुछ एंटरप्राइजेज़ जो उनसे डील नहीं कर पा रहे उनके लिए एज ए थ्रेट भी आया है। एग्जांपल क्या दिया गया है टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन बुकिंग हो रही है रेलवे और एयर टिकट्स की, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी रिजर्वेशन ऑफिस, यानी कि रिजर्वेशन ऑफिस में जाने की जगह आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। सो अगला एनवायरनमेंट हमारा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल फोर्सेस में जब कुछ चेंज आता है, मान लीजिए इलेक्शंस के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, उससे भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उससे भी बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है। ये एक मेजर आप उसको ले सकते हैं एग्जांपल, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को दर्शाता है कि कैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस एंटरप्राइज को इफ़ेक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स टुवर्ड्स बिजनेस, यानी कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जब डील कर रही है कंट्री से, तो कंट्री में क्या स्टेबिलिटी है, कंट्रीज के मामले में कंट्री क्या पीस में है उस टाइम पे, इस चीज़ से डील कर रहा है। और स्पेसिफिक एटीट्यूड, यानी कि जो उस इलेक्टेड पार्टी का एटीट्यूड है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उन चीज़ से लिंक करता है। सो अ स्टेबल गवर्नमेंट बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमाउंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो कॉन्फिडेंस आता है बिज़नेस के जो लोग हैं उनमें, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, उन्हें पता है कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, ज़्यादा टाइम तक हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इंटर रिलेटेड है एनवायरनमेंट के फैक्टर, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिकल वर्ड भी आ रहा है। ज़्यादा टाइम तक वो जानते हैं कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में अपने आप को रखते हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उनको डाउट आएगा और वो शायद लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कम इन्वेस्ट करें। द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड बिजनेस मे हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी बिजनेस, यानी कि एटीट्यूड क्या है बिजनेस, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका बिजनेस के लिए, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी इम्पैक्ट आ सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 1991 अलाउड पेप्सी एंड अदर एमएनसी टू एंटर इनटू द मार्केट, यानी कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आया 1991 में, लिबरल हुई जब पॉलिसीज़, तब लिबरलाइजेशन आई थी, प्राइवेटाइजेशन आई थी, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तब पेप्सी और अदर एमएनसीज इंडियन मार्केट में आ पाए। सो आगे देखते हैं हम लीगल एनवायरनमेंट से डील करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशंस विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर टू टेक प्लेस, यानी कि लीगली हमें कैसे कोई लॉज क्या हैं, जो बिजनेस लॉज हो गए या इनकम टैक्स लॉज हो गए, बड़े सारे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज भी, यहाँ तक कि इम्पैक्ट कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, उन चीज़ों से डील कर रहा है कि उन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होगा, उन चीज़ों की नॉलेज होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो उस चीज़ से डील कर रहा है। ये एलिमेंट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। सो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशंस दैट हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन पास किए गए हैं पार्लियामेंट में,
कोर्ट में और स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, उनमें जो लेजिस्लेशन पास गए उन चीज़ों से लीगल एनवायरनमेंट डील कर रहा है। सम ऑफ द लॉज आर कंपनीज एक्ट, कुछ लॉज जो हैं वो हो गए कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब का बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टीजमेंट्स फॉर पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, यानी कि ये एक लीगल नेचर पे है कि आप अगर सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको ये वार्निंग देनी है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो इससे बिजनेस इम्पैक्ट होता है। सो दूसरा आता है एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड ऑन दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन पे ऐसा लॉ है कि उसमें वो अल्कोहलिक बेवरेजेस की ऐड नहीं करते। वैसे तो जनरली आप देखेंगे किसी भी चैनल पे अल्कोहलिक बेवरेजेस की ऐड नहीं आती। आपने देखा होगा अल्कोहलिक बेवरेजेस आजकल कैसे ऐड लाती है, म्यूज़िक सीडीज़ के नाम पे, नाम वही रखेंगे जिस ब्रांड से उनकी अल्कोहल है और म्यूज़िक सीडीज़ के नाम पे वो ऐड करती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। हमने पॉलिसी चेंजेस के बारे में जस्ट अभी पढ़ा था, वो पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 1991 में जैसे चेंजेस आए उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, यानी कि बिजनेस पे जो अननेसेसरी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया गया। पहले बिजनेस के लिए ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो उन रेगुलेशंस को थोड़ा सॉफ्ट किया गया, जो स्ट्रिंजेंट रूल्स थे उनको थोड़ा सॉफ्ट किया गया और थोड़ा आसान कर दिया गया बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करने को। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में एंटर करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया गया। ये लिबरलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सो एग्जाम्पल ऑफ लिबरलाइजेशन है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो लाइसेंस लेना होता था उसकी रिक्वायरमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, पहले क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप बिज़नेस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम दी गई बिजनेस एनवायरनमेंट को कि वो अपने हिसाब से किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस रख सकें, यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही प्राइस, इंडस्ट्री के ऊपर ये डाल दिया गया कि आप अपने हिसाब से गुड्स का सर्विसेज का प्राइस रख सको। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे उनको सिंप्लीफाई किया गया। आगे हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हमारा क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब देखते हैं, मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर, यानी कि नेशन की डेवलपमेंट में, नेशन को बिल्ड करने में प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा रोल दिया गया, ज़्यादा रोल दिया गया और थोड़ा पब्लिक सेक्टर का रोल को रिड्यूस किया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी दी गई कि हाँ, नेशन के डेवलपमेंट में तुम भागीदार बनो। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू दी एंटरप्रेन्योर्स इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज थी उनका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि अब वो एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर संभालें। टू अचीव दिस गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, इसको अचीव करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, प्लान तरह से डिसइन्वेस्ट किया पब्लिक सेक्टर्स में से और उसके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया प्लान वे में। इफ़ प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर, यानी कि कभी 51% से ज़्यादा शेयर जब प्राइवेट सेक्टर डील कर लेता था किसी कंपनी के, इट वुड रिजल्ट, इससे क्या होगा रिजल्ट, ओनरशिप जो होगी वो मैनेजमेंट की प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, क्योंकि डिसीज़न ले पाएगा वो, मेजर डिसीजन मेकिंग बन जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर, 51% मेजॉरिटी और 49% माइनॉरिटी है, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर कहेंगे हाँ ये डिसीज़न लेना है हमने इस कंपनी के लिए, तो वो मानना पड़ेगा, क्योंकि
ये एक कंपनी लॉ में रूल होता है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर की किसी बात पे एग्री कर जाते हैं तो हम वो डिसीजन कंपनी के लिए ले सकते हैं। आगे हम थर्ड पॉलिसी पे जो है हमारी उसको देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrating the various economies of the world, leading towards the emergence of a well integrated world economy। यानी कि integrating the various economies of the world, यानी कि दुनिया की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करना और इकट्ठे लेके आना, ताकि दुनिया को हम बिज़नेस को हम वर्ल्ड वाइड ले जा सकें और वर्ल्ड के बिज़नेस हमारे पास आ सकें। इट एम्स एट, इसका एम क्या होता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसकी एक सब्स्टिट्यूट लेके आना, यानी कि हम अपने देश में वो प्रोडक्ट बनाएं और अपने देश के प्रोडक्ट को यूज़ करें। सॉरी, हम अपने देश में वो प्रोडक्ट लेके आएँ, अपने देश के प्रोडक्ट को यूज़ करें और थोड़ा बाहर से हम इंपोर्ट को कम करें ताकि हमारा देश डेवलप हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अब ये भी बात वही आ गई कि अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे और अपने देश की चीज़ को तवज्जो देंगे तो हमारा देश डेवलप करेगा। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन भी वही चीज़ है कि अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, उससे भी हमारे देश की इकनॉमी डेवलप होगी। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, हमारी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से लिंक कीजिए इसको आप, तो उसमें रिफॉर्म्स लाए गए। ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए जो ग्लोबलाइजेशन पे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को फ़ायदा दें। दूसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द वेरियस नेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंक्रीज क्या किया, लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सिंपल सा पॉइंट है, लेवल ऑफ इंटरेक्शन और लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हुआ दुनिया के बड़े सारे देशों में। हम आगे चलते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बिजनेस पे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस पे। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस। इम्पैक्ट क्या रहा कि कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि अगर हमने लिबरलाइज किया तो एमएनसी मार्केट में आई इंडिया में, और इंडिया में जब वो मार्केट में आई तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन बढ़ गया। उस अब इंडियन इंडस्ट्री को एमएनसी से compete करने के लिए उनकी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना होगा, प्राइस कम्पिटिटिव रखना होगा, और इससे क्या होगा कि फाइनली कस्टमर, जो फाइनल कस्टमर है, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इंक्रीज कंपटीशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ड्यू टू अबॉलिशिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एंट्री ऑफ एमएनसीज, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज इंक्रीज। यानी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी कम हुई तो ज़्यादा लोग एंटर करें बिजनेस में, एमएनसीज एंटर करी बिजनेस में, तो उससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। द कंपटीशन स्पेशली सर्व्स इन सर्विस इंडस्ट्री लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, विच आर अर्लियर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पहले जो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो प्योरली खाली पब्लिक सेक्टर में थी, यानी कि खाली गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा था टेलीकॉम, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर को, अब उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी आ गई और उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के आने से बहुत कंपटीशन बढ़ा। उसका एग्जांपल दिया गया, बैंकिंग रिफॉर्म इंक्रीज द कंपटीशन फॉर नेशनलाइज्ड बैंक लाइक एसबीआई। यानी कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके लिए कंपटीशन बढ़ा बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से, जैसे कि एसबीआई के लिए कंपटीशन बढ़ गया आईसीआईसीआई के आने से। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि कस्टमर डिमांडिंग हो गया। कस्टमर डिमांडिंग कैसे होए, क्योंकि अब वो इन्फॉर्म्ड है, मार्केट में हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इस सब्स्टिट्यूट में ये क्वालिटी अच्छी है, इस सब्स्टिट्यूट में ये क्वालिटी अच्छी है, तो कस्टमर डिमांड करने लगे। अगर तुम्हें चाहिए कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट ख़रीदें तो तुम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें दोगे तभी हम तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो हम पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, बेस मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट्स पढ़ते हैं। Customers have become more demanding because they are well informed and
मैन्युफैक्चरर्स टेक पेन इन सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन। अब कस्टमर वेल इन्फॉर्म्ड हैं इसलिए वो डिमांडिंग हो गए और मैन्युफैक्चरर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफ़िल करें। इंक्रीज कंपटीशन इन दी मार्केट गिव्स कंपटीशन वाइडर चॉइस। इंक्रीज कंपटीशन से चॉइस बढ़ी है मार्केट कस्टमर के पास इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस बढ़ी है। दिस हैज़ क्रिएटेड बायर्स मार्केट इन द कंट्री, यानी कि अब मार्केट सेलर की मार्केट नहीं है, बायर की मार्केट हो गई, यानी कि सेलर को बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होगा तभी वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएगा। अगला आता है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि मार्केट ओरिएंटेशन से क्या इम्पैक्ट आया मार्केट ओरिएंटेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, हम ये देखते हैं। अगला पॉइंट, सो मार्केट ओरिएंटेशन में हम पढ़ रहे हैं अर्लियर फर्म यूज्ड टू फॉलो प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि पहले क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की जा सकती थी, यानी कि प्रोड्यूस पहले करेंगे और उसके बाद मार्केट में उसको सेल के लिए ले जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन एंड कंज्यूमरिज्म द फर्म हैज़ शिफ्टेड टू मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच पे शिफ्ट आया। ठीक, ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन एंड कंज्यूमरिज्म द फर्म हैज़ शिफ्टेड टू मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच दैट इज स्टडी एंड एनालिसिस। पहले स्टडी और एनालाइज करेंगे क्या नीड ऑफ द मार्केट, उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि मार्केट की नीड क्या है फिर प्रोड्यूस करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, बना देते थे और मार्केट में लॉन्च कर देते थे कि कंज्यूमर ख़रीदेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। अब कंज्यूमर के पास चॉइस है तो पहले स्टडी की जाती है कि कंज्यूमर की पसंद क्या है और उस हिसाब से प्रोडक्शन की जाती है। अगला आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि इससे क्या हुआ कि जो पॉलिसीज़ आए, रिफॉर्म्स आए, उससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हुआ, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज़ आई, नई नई इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का नया नया तरीका लेके आई, उससे एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो टेक्नोलॉजी भी नई आई और टेक्नोलॉजी भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। पढ़ते हैं हम, इंक्रीज कंपटीशन मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडियन फर्म टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, यानी कि कंपटीशन के बढ़ने से क्या हुआ, फर्म के लिए मजबूरी हो गई, कंपलसरी हो गया कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करे। अगला है यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव एज एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव मशीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्या हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे दूसरी अपनी फर्म्स के जो मार्केट में हैं उनसे, आप एक कम्पिटिटिवली बेटर पोजीशन में होंगे और इससे क्या मदद मिलेगी कि मशीनरी, प्रोसेसर, प्रोडक्ट और सर्विसेज भी इम्प्रूव हो जाएंगी। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट्स थ्रू चैलेंजेस फॉर स्मॉलर फर्म ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। अब क्या होता है कि ये चीज़ सेट है छोटी फर्म्स के लिए, क्योंकि उनके पास इतने फ़ंड नहीं होते जितने फ़ंड एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं कि वो रैपिडली नई टेक्नोलॉजी ला के उस पर डील कर सकें। छोटी इंडस्ट्री जो होगी उसके लिए मुश्किल होगा कि वो एकदम से नई टेक्नोलॉजी ख़रीदें और अपने उस पर उसको डील कर सकें, उसको ला सकें और यूज़ कर सकें। अगला है नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी कि चेंज के लिए नेसेसिटी के उससे डील करता है। नेसेसिटी फॉर चेंज हुआ कि अब नेसेसरी हो गया चेंज करना। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन 1991 द बिज़नेस वाज क्वाइट स्टेबल, यानी कि बिज़नेस स्टेबल रहता था, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता जाता था। बिज़नेस प्लान्स और पॉलिसीज़ भी वही रहते थे, क्योंकि पता है कुछ चेंज ही नहीं होनी पॉलिसी वगैरह, तो जैसा है वही रहेगा, उन्हें पता है वही, जितना कंपटीशन अभी है फ्यूचर में भी वही रहेगा, बाहर से कोई इंडस्ट्री आएगी नहीं उनको कंपटीशन देने, तो उनके प्लान्स, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज सेम रहती थी, बिज़नेस एनवायरनमेंट भी स्टेबल रहता था। अब क्या हुआ, हाउएवर आफ्टर द रिफॉर्म द फर्म हैव टू कॉन्टीन्यूसली मॉडिफाई इट्स ऑपरेशन एंड पॉलिसी, यानी कि ऑपरेशन एंड पॉलिसी कॉन्टीन्यूसली मॉडिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, कंपटीशन है तुम्हारा मार्केट में वो तुमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए तुम्हें कॉन्टीन्यूसली अपनी कुछ इनोवेट करना पड़ता है।
क्या होता है इससे? इन्वेस्टमेंट हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन हैव बिकम मस्ट, यानी कि R&D में इन्वेस्ट करना और एक इनोवेट करना ज़रूरी हो गया। LG, सैमसंग, सोनी ये सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लाती हैं, टीवी में नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। स्मार्ट टीवी आ गए हैं, उसमें भी अलग अलग एलिमेंट आते हैं। आप टीवी से ही वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट आपका टीवी पे है, सब कुछ टीवी पे आ गया, स्मार्टफोन से लिंक हो जाते हैं टीवी। तो ये सारे इनोवेशन ज़रूरी हो गए कंपनीज़ के लिए ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सकें। नीड फॉर अ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट, यानी कि न्यू मार्केट से क्या होता है कि द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्स, यानी कि नई मार्केट कंडीशन रिक्वायर करती है कि जो हमारी एम्प्लॉय फोर्स है वो उसकी भी कम्पिटेंसी ज़्यादा हो और कमिटेड एम्प्लॉय लाए, यानी कि हाईली क्वालिफाइड और कमिटेड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। द फर्म हैव रियलाइज द नीड ऑफ डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड को फर्म्स ने रियलाइज़ किया। फर्म ने क्या किया कि रेगुलरली ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू की एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो भी जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उससे डील कर सकें। आखिरी इम्पैक्ट हमारा है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू दी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट जो मिलता था, सपोर्ट मिलता था, वो कम हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले हैज़ डिक्लाइन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट फाइनेंस का पब्लिक सेक्टर को दिया था वो डिक्लाइन हुआ। द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दी कम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी कि कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए दे विल हैव टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, यानी कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा और अपने खुद के रिसोर्सेज लाने होंगे। ठीक है, किस लिए? सर्वाइव और ग्रो करने के लिए कम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे और खुद के रिसोर्सेज लाएंगे। Conclusion: the impact of government policy change in respect to LPG has been positive as the Indian firms have developed strategies and adopted business processes and procedures to meet the challenges of competition। यानी कि कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि जो LPG का इम्पैक्ट आया वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इंडियन फार्म्स ने अपने आप को डेवलप किया और ऐसी स्ट्रेटजीज लाए जो चैलेंजिंग कंपटीशन के चैलेंजेस को फेस करने में अपने आप को सक्षम बनाया, अपने आप को अपना स्तर एक लेवल और ऊपर लेके गए। इसलिए हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। इंडियन फार्म्स ने पॉजिटिव वे में अपने आप को डेवलप किया इस वजह से। दे हैव बिकम मोर कस्टमर ओरिएंटेड, इससे क्या हुआ? वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गए। They have become more customer oriented and have adopted measures to improve customer relationship and satisfaction। और उन्होंने ऐसे मेजर लिए जिससे कस्टमर रिलेशंस उनके इम्प्रूव और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो। तो हमने लेक्चर ये ख़त्म किया। हमारा चैप्टर 3 से डील करता था बिजनेस एनवायरनमेंट से। हमारा बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12 का एक और लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ट्यूशन मेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सकें। आपको ऐसे इन लेक्चर्स का एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस मिलेगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करते वक्त भी मोबाइल पे ये क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा। सो अब नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी आपके पास लाने की कोशिश करूँगा, आप ताकि जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम्स के लिए फ्यूचर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो जल्दी से कर सकें। और हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बिज़नेस स्टडीज़ के अलावा भी आपको वहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। आपको वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उन कोर्सेज़ को भी शेयर कर सकते हैं। मैं
क्लास 11th और 12th के लिए जो हमारा सेक्शन वेबसाइट पे है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिलेगा। आप उस लिंक में जाके क्लास 11-12 की दूसरी लेक्चर्स भी देख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के, जैसे कि अकाउंट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, वहाँ पे आपको मिलेंगे और आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। सो होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैं अंकित कपूर एडुबिस सॉल्यूशन से आपको थैंक यू बोलते हुए ये क्लास यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।